Sadar Pranam to Panditji and Namaskarams to all of you, Shri Gurubhyo Namaha. It is such an immense privilege to have Pandit Prabhakar Karekarji administer us. For me, it is a bhagyam that at least for the next half an hour, I'm going to be breathing the same air as Karekarji. You heard a little introduction about Pandit Prabhakar Karekar. You also heard a little snippet of his, just before the curtains opened. That snippet, interestingly, was from the Savai Gandharv Mahotsav in sometime around 1971. And at that Mahotsav, there were a lot of luminaries like Bhimsen Ji, Kumar Gandharv Ji, and so many great luminaries. And Pula Deshpande Ji had requested him to sing at that conference. And he was just telling me on the way here that how he had to wait and wait and wait and wait. His concert was supposed to start somewhere around 8 o'clock, and his turn came around 4 in the morning. And it is very kind of deja vu kind of a thing that, and his was the last concert. And guess what happened at that concert? He sang Priye Paha for the first time, and for all of us who are connoisseurs of Karekarji, that song epitomizes him. And it is nothing but befitting that today too, at the end of this conclave, we have the very manifestation of Jnanam, knowledge, the very manifestation of sadhana, and most importantly, the very manifestation of learning to conclude today's conclave. So I think it is nothing but providential. Before we begin the conversation, sir, I would like to, I'm not very thrilled about the fact that my Hindi is not as good as my English. हाँ, लेकिन मुझे और भी थोड़ी शर्मिंदगी है कि मेरी मराठी मेरी हिंदी जितनी भी अच्छी नहीं है. मातृभाषा में बोलेंगे. So that is going to be our lingua franca, so to speak, of communication, especially with a person who has transcended language also. So what does it matter in what language you speak? So, sir, today the topic that has been given is Guru in the age of Gurukul, or of the Guru. So, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके विचार आप पहले पेश कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं. मैं बैठूँ सर? नमस्कार. आज संगीत के बारे में कहना है गुरु शिष्य परंपरा. गुरु शिष्य परंपरा ही हमारी बहुत पुरानी है, क्योंकि पुराने ज़माने में सब शिष्य अपने गुरु के घर में रह के अपने गाने की प्रैक्टिस करते थे, गाने का रियाज करते थे और गुरु के सानिध्य में रहते थे. गुरु शिष्य परंपरा ये हमारा एक बहुत ही पुराना ये है. मैं भी गुरु शिष्य परंपरा में सीखा हूँ, क्योंकि मैं गुरु के घर में 10 साल गुरु के ही घर में ही था. मुझे कहीं गुरुजी ने छोड़ा ही नहीं है, बाहर जाने के लिए भी नहीं छोड़ा. इस टाइम में वो ये था गुरुजी का. क्योंकि गुरुजी थे, गुरुजी बोलते थे वही करना, गुरुजी कहते थे वही करना, रियाज ऐसा ही करना, कैसा रियाज करना, ये सब गुरु बताते थे. गुरु कैसा रियाज करते हैं वो भी हमको देखने मिला, ये सुनने को मिला. तो गुरु परंपरा ये बहुत ही अच्छी हमारी एक ये संस्था है. आज गुरु परंपरा बहुत ही कम हो गया है, गुरु परंपरा नहीं रहा है. क्योंकि पुराने ज़माने में राजे राजवाड़े थे, हर एक राजे के घर में एक गवई उनके घर में वो रखते थे. कभी भी उसकी गाना सुनना, उनका मूड आ गया कभी गाना सुनने के लिए, वो अपने घर में राजा गवैया को रखते थे. और इसके साथ उनके शिष्य
5-10 शिष्य जो थे वो सब शिष्य वहाँ ही रहते थे और उसकी पढ़ाई गुरुजी करते थे, रियाज व्यास सब करके। ये ऐसा ऐसा परंपरा चालू है हमारे संगीत। ये परंपरा में इतने शिष्य तैयार हो गया उस जमाने में, अभी नहीं 10 साल के पीछे कि बहुत ही शिष्य हो गया। कितने लोग गवैये हो गए, कितने लोग आज वो लोग गवैये कोई दिखते नहीं। देखो शिष्य परंपरा में कोई रहने के लिए तैयार नहीं है, 2 घंटा बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है। 2 घंटा बैठने की भी मुश्किल हो जाती है कि उस टाइम में हमको 4-4 घंटा बैठो इधर रियाज करो, ऐसा गुरुजी कहते थे। एक गुरु परंपरा है। एक पलटा हमको एक राग भोपाली सिखाया, वो भोपाली का पलटा करो 50 दफ़ा करो, ये हमको गुरु परंपरा सिखाती थी। दूसरा पलटा नहीं करना है, दूसरा करेगा तो रट्टा मिलेगा। ये था पहले ज़माने में, ये हुआ है ऐसा। मैं आपको एक बाद में बताता हूँ। तो ये गुरु परंपरा की पर्याय है कि गुरु परंपरा क्या है कि गुरु परंपरा ये ऐसा है कि गवैया एकदम तगड़ा गवैया तैयार हो जाता है गुरु परंपरा में। आज ऐसा नहीं है, सीखता है घर में जाता है, रियाज करता ही नहीं, रियाज तो होता ही नहीं है। उनको बोला बाबा ये पलटा करके लाओ, वो दूसरे दिन आते गुरु जी मुझे दूसरा दे दो बोलते। अभी ये ज़माने हम कुछ बोल नहीं सकते। मेरे पास भी 15-20 शिष्य हैं, उनको भी मैं ऐसा ही कहता हूँ कि गुरु परंपरा होना चाहिए, पर गुरु परंपरा है ही नहीं है अभी। तो शिष्य सीखते हैं, करते हैं। लेकिन आज जो ज़माना आ गया है, आज का ज़माना में देखो हमारे बड़े बड़े गवई सब हमको छोड़ के निकल गए हैं। बहुत अच्छे अच्छे गवई, पंडित जी, भीमसेन जोशी, कुमार जी, अभिषेक, केसरबाई केरकर, गंगूबाई, किशोरी, सब लोग हमको एक अलविदा करके निकल गए हैं। क्या मैं अभी गाना किसका सुनना है? मैंने तो गाना सुना है ना, कम से कम 40 साल गाना मैंने अच्छे अच्छे गवैये का गाना सुना है। गुरु परंपरा सीखने के बाद वही हमारा काम था। गुरु शिष्य में गुरु कहते थे हम ग्वालियर घराने के हैं, दूसरे घराने का गाना नहीं सुनना है। ये पुराने ज़माने का लोग था। आगरा घराने में कहते हैं आगरा घराने का ही गाना सुनना है। ये पुराने लोग गुरु कहते थे, दूसरे घराने का गाना सुनने को नहीं थे। इसलिए एक गवईपन चलता रहा गया है, या ऐसा ही चलता रहा गया और अच्छे अच्छे गवई तैयार हो गया। आज क्या हो गया है, संगीत टीवी आ गया, रिकॉर्डिंग आ गया, रिकॉर्ड आ गया, सीडी आ गया। ये आने के बाद, सुनने के बाद किसी को महफिल को बुलाया तो बोले यार मैं सुनता हूँ, तुम सब रिकॉर्डिंग करके ले आओ, मैं घर में सुनता हूँ, ऐसा कहते हैं आज। लेकिन अगर मैं एक विपरीत अगर मैं एक भावना रखूं कि मेरे जैसे एक रसिक जन को, मैं म्यूजिशियन नहीं कहलाऊंगा खुद को, लेकिन एक रसिक को अगर मैं आज चाहूं तो प्रभाकर कारेकर जी का जो उन्होंने नागपुर में गाया होगा, या प्रभाकर कारेकर जी जो सांगली में गाया है, जो आपका प्रोग्राम हुआ था, जो आपका प्रोग्राम कलकत्ते में हुआ है, अगर मैं चाहूं I can go on YouTube, on the same Google and listen to you. But इसमें एक बहुत बड़ा किंतु करके शब्द है। अगर मैं उसी श्रद्धा के साथ अगर मैं आपको सुनूं YouTube में और आपसे वहाँ पे सीखूं, हालांकि मैं आपके प्रत्यक्ष नहीं बैठा रहूँगा, लेकिन समझिए एक आइडिया के तौर पर एकलव्य बन के आपसे सीखूं मैं, तो उसके बारे में आपके क्या विचार है कि आज के तारीख में जो हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हाँ ये भी सच है कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, लेकिन क्या उसमें कम से कम एक छोटी सी एक बात है जो हम कह सकते हैं कि इसमें एक मूल्य है? आज ज़माने में ये आ गया है सब रिकॉर्डिंग, उधर का अमेरिका का रिकॉर्डिंग भी यहाँ आता है।
मैंने सुना सर, मैं अमेरिका नहीं गया, मैंने आपका वो अमेरिका का रिकॉर्डिंग यही यहाँ पे सुनता सुना है, मालूम है। मैंने भी सच बताऊं आपको, मैं केसर भाई केरकर का रिकॉर्डिंग यहाँ केसर भाई करने नहीं देती थी रिकॉर्डिंग। वो हमेशा इधर उधर देख के कहते कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है, कुछ नहीं, बंद करो, माइक बंद करो कहती थी। लेकिन वही प्रोग्राम मैंने अमेरिका में भी सुना। तब मैं ताज्जुब हो गया कि मैं उनको पूछा कि भैया ये रिकॉर्डिंग आपने कहाँ से लाया? तो बोले मैं थाने से लाया है। तुमको कैसा मिला रिकॉर्डिंग? मुझे मालूम नहीं, उसने दिया। 6 घंटे का रिकॉर्डिंग मैंने केसर भाई का अमेरिका में भी सुना। जो राग मैंने यहाँ सुने थे वो जाके उधर भी सुना। ये आजकल जमाना हो गया, आज हाईजैक होता है सब। सर रिकॉर्डिंग छोड़िए, ये जो हम आप वार्तालाप कर रहे हैं, हम ये खुद फेसबुक में लाइव हो रहा है अभी। अब इसका क्या कहेंगे आप कि ये फेसबुक मतलब गूगल एक सिर्फ वर्ड है, लेकिन जो इंटरनेट का जो माध्यम है, क्या ये इसमें ऐसी कोई एक थोड़ी सी भी अच्छाई है जो हम उससे प्रेरित होके हम इसको और एक अच्छी तरह से पेश कर सकते हैं? मैं आपको कहता हूँ कि पहले ज़माने में कहते थे रिकॉर्डिंग मत करो, ये करो, ये मुझे गलत लगता है। क्यों? कि आपका रिकॉर्डिंग अगले ज़माने को सुनने को मिल गया, यंग स्टार को सुनने को मिल गया, तो उसको भी अच्छा लगेगा और एक रुचि निर्मित हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि लिए ये सब लोग रिकॉर्डिंग न करना। एक दफ़ा मैं आपको कह रहा हूँ, किशोरी जी का रिकॉर्डिंग मैंने एक प्रोग्राम रखा था, बहुत अच्छी किशोरी जी गाई थी, और मुझे कहने लगी कि रिकॉर्डिंग नहीं करना। मैंने कहा ठीक है, नहीं करना तो नहीं करना। मैंने नहीं किया। 2 दिन के बाद किशोरी जी ने मुझे फ़ोन किया, अरे प्रभाकर तू रिकॉर्डिंग केलंस का? तो मैंने कहा भैया आपने तो कहा था मुझे रिकॉर्डिंग मत करो, और आप कहते हैं रिकॉर्डिंग किया है क्या? ये होता है ज़माना कि अच्छा गाना लोगों को सुनने को मिलता है। अच्छी गाई थी वो रिकॉर्डिंग रहता था और अच्छे लोग सुनते थे। लेकिन ये रिकॉर्डिंग नहीं करना है, नहीं करना है। यही बात क्यों हो रहा है ऐसा मुझे नहीं मालूम। सर ये सुन के इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक इंग्लिश में एक कहावत है, रिडीमिंग वर्ड है, रिडीमिंग मतलब कि इवन दो यू आर नॉट यूजिंग द टेक्नोलॉजी, कि आपका इतना धारालम मनस, जो हम तमिल में बोलते हैं, कि ये सब लोग सुनिए, सब लोग रिकॉर्डिंग कीजिए, सीखिए। और even if you see his journey, it's a very interesting journey. If you were to see his, for those of you who know, today Kalpesh was talking to him in Konkani, and Sir was born in Goa at the time of the Portuguese Inquisition, when the Portuguese were occupying Goa. And आपने आपके भाई के साथ at the age of 11, when Sir was I think in 6th standard, आपने एक वहाँ पे पंडित सुरेश हल्दनकर जी का कुछ गाना गाया था अपने स्कूल के फंक्शन में, और आपको प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया था, और आपने सोचा कि ये मैं आपके एक इंटरव्यू से दोहरा रहा हूँ, उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं आप? मैं नवाया हाई स्कूल में सीख रहा था, 6वीं पढ़ता था, और क्या था हमको संगीत के बहुत आनंद मिलता था। मैं ऐसा तबला बजा के टेबल पे तबला बजा रहा था, तो मुझे टीचर ने देखा, स्टैंड अप, तब मैं समझा अभी डांट मिलेगी। तो मैं खड़ा हो गया, क्या करता है, क्लास में क्या चालू है? मैंने कहा गुरुजी कुछ नहीं, ज़रा थोड़ा सा तू गाना गाता है क्या, आओ ऑफिस में आओ। तो मुझे ऑफिस में ले गए और बोलने लगे कि तू गाना गाता है, गा के दिखाओ। तो मैंने एक छोटा सा गाना गा के दिखाया। तो हमारा गैदरिंग था स्कूल का 2 दिन के बाद, तो बोले तुम 2 गाना उधर गाओ। अभी मेरे को टेंशन आ गया, मुझे कुछ तबला मालूम नहीं, हारमोनियम मालूम नहीं, गाने भी मालूम नहीं था। मैं पंडित सुरेश हल्दनकर के 2 गाने ऐसे गाते था। तो मैंने कहा छोड़ दो, गाएंगे चलो। तब मैं बहुत छोटा था, हाफ पैंट हाफ शूट ऐसा करके मैं स्टेज पे आ गया और गाया। तो कम से कम 2-2,500 पब्लिक था, मुझे हमारे स्टूडेंट कर मिल के। तो उसने इतना तालियां बजाया कि मुझे बोला फिर से गाओ। असर के 2-3 दफ़ा गाने लगा। तो सब, हमारा गांव छोटा सा था मडगांव में, तो मडगांव के लोग ने कहने लगे कि अरे उसको गाना सिखाओ, वो गवैया बन जाएगा। परिस्थिति ऐसी नहीं थी हमारे की, ऐसा करना मुश्किल है,
पिताजी थोड़े से काम करते थे और अपना गुजारा ना होता था, तो कैसा करेंगे। तो क्या हो गया, पिताजी ने कहाँ ये किया मालूम नहीं मुझे। सच बताऊं आपको, मैं गोवा से 8 दिन चलते हम चेन्नई घाट आ गया, चलते स्टोरी आई थिंक इसको पैदल आप से। विस्तार में बताइए कि आप कैसे वहां पे इज ऑलमोस्ट लाइक पासपोर्ट नहीं था, पोर्तुगाल टाइम था, तो हम चलते चलत चलत 8 घंटे 8 दिन ऐसे चलते आ गया और क्रॉस किया बॉर्डर, और बेलगांव में आ गया और बाद में मुंबई आ गया। ये हमारा प्रवास शुरू हो गया। तब हम पहले पंडित सुरेश हल्दनकर के पास गया कि वो हमारे गोवा के थे, क्यों हमको दूसरा पहचान नहीं था यहाँ कोई का, तो गोवा के थे, इसके लिए हम उसके पास गया। तो उसने मुझे कहा, मेरा गला सुन के बोले मैं उसको गाना सिखाऊंगा। तब से मैं गुरुजी के यहाँ 10 साल उसके घर में रह के गाना सीखा। ये मेरे गाने की शुरुआत हो गया। सो आपकी कहानी की शुरुआत वो प्रिंसिपल के ऑफिस से हुई, जो आपको लगा कि ये शायद मुझे कोई पनिशमेंट या कुछ देने के लिए बुला रहे थे क्लास में, क्योंकि आप टेबल पे बजा रहे थे। और इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट इवन दो ही कम्स फ्रॉम व्हाट कैन ओनली बी सेड एज अ कंप्लीट नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन, बिकॉज आप 10 साल पंडित सुरेश हल्दनकर जी के पास सीखे, फिर जितेंद्र बुआ अभिषेक के पास सीखे पुणे में। क्या बाद में ऐसा लगा कि सब लोग पूछने लगे, अरे तो क्या करता है, संगीत में क्या करता है, कोई नौकरी बिक्री कुछ करता है, पेट का चारा कैसा चलेगा। मुश्किल था बहुत। मैं तो जवाब नहीं दे सका, संगीत करता हूँ कि क्या करता है, यही ऐसा होता था। तो फिर एक दिन क्या हो गया मेरा कि मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप मिली, संगीत नाटक एकेडमी की, और इसमें मुझे 300 रुपये महीना मिलने लगा। बहुत थे उस टाइम पे। तो मैंने अभिषेक के पास गया और उसको बोला कि मुझे सिखाओ, मैं आपको थोड़ी फी देता हूँ। तब मेरा गाना शुरू हो गया। अभिषेक के पास भी मैं 9 साल रह गया। क्या बात है, ये पुणे में था ये? हाँ, पुणे नहीं, बम्बई में थे वो। मुंबई में थे? बम्बई में थे। उनके साथ में 9 साल बहुत कुछ सीखा, बहुत राग, नए नए राग मुझे मिला, और बहुत अच्छे अच्छे कुछ ठुमरियाँ गज़ल ऐसा कुछ मिल गया। तो मैंने कहा अपना रियाज करता रहा। इतना करने के बाद भी हमको कोई बुलाता नहीं था। तो मुझे बहुत ताज्जुब हो गया, इतना रियाज मैं करता हूँ, इतना गाना करता हूँ, लेकिन हमको कोई बुलाने का नाम ही नहीं लेता है। मैं किसी से के पास हाथ जोड़ के कहता था, मेरा एक प्रोग्राम रखो बाबा, कुछ भी करो देखो। हाँ हाँ करेंगे करेंगे, कल करेंगे, परसों गया नहीं। एक दफ़ा क्या हो गया, मैं ऐसा ही छोटा छोटी महफिली गाता था, कोई घुस के घर में जाके गाता था, इधर गा के, क्यों लोगों को मेरा गाना पसंद हो जाइए, इसलिए मैं रियाज करने का नाम से वो करता था। एक दफ़ा मुझे पुणे से सवाई गंधर्व का इन्विटेशन आ गया। मैं बहुत एकदम इतना खुश हो गया कि सवाई गंधर्व जैसा इन्विटेशन मुझे आ रहा है, तो मैंने कहा मैं जाके गाऊंगा। The Savai Gandharv is a festival held in Pune in memory of, in tribute of Pandit Bhimsen Joshi's Guruji. So he's referring to that. It is like the Woodstock, if you want. पंडित भीमसेन जोशी जी ये सम्मेलन भरवाते थे, और ये उनके गुरुजी के नाम से भरवाते थे, सवाई गंधर्व से। उस टाइम पे मैं पुणे गया, और क्या गाना है, उस टाइम मेरे पास थोड़ा ऐसा ये नहीं था, ज़्यादा रागों का ये नहीं था। तो मुझे कहा कि 11 साढ़े 11 बजे तक आपका गाना होगा। तब मैंने एक राग तैयार करके रखा, और इसके ऊपर रियाज करते 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 रियाज शुरू किया। पुणे में गया तो मैं 11 बजे हॉल में गया, 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, कोई मुझे कुछ बुलाता ही नहीं कोई। मैं चुपचाप बैठ के किसी को पूछना भी मुश्किल, और पंडित जी को पूछना तो बहुत मुश्किल। तो क्या करना कुछ मुझे समझ में आ गया, मैं बैठा रहा था। इतने से पंडित भी आ गया। अरे 4 बज गया था, 4। अख्तरी बाई गाए, बेगम अख्तर जी गाने के लिए बैठी थी।
और बहुत अच्छे, तो वो तो तगड़ी गायिका थी और बहुत अच्छा गाई हो। उसके बाद पंडित जी बोले, वाला प्रभाकर अभी तुम गाओ। अरे मैंने कहा इसके सामने पीछे मैं गाऊं, ये तो बहुत मेरे एकदम एकदम बस हमको नीचे कर दिया। तो भी मैंने क्या किया, गुरु जी का नाम लेके चुपचाप बैठा, तो गाएंगे बोले। तो मैं 4:15 बजे स्टेज पे आके बैठा। अप्पा जलगांवकर जी हारमोनियम के लिए थे, चंद्रकांत कामत जी तबले के लिए थे, और मैं सब शुरू हो गया। आहिर भैरव राग मैंने शुरू किया। आहिर भैरव गाते गाते आधा घंटा हो गया तो चिट्ठी आ गया, जल्दी ख़त्म करो दूसरा गाने वाला है। तो मैंने कहा ठीक है, वो क्या सब लोगों का सुनना तो पड़ता है। मैंने एक 15 मिनट में वो राग बंद कर दिया, 30-35 मिनट में, और उठा तो मुझे आपा बोले झड़गाव, अरे एक छोटा सा काहीतरी म्हण ना, छोटा सा कुछ गाओ। तो क्या था उस टाइम पे, मैं थोड़ा प्रिय पहा ये गाना गाता था। प्रिय पहा ये गाना मुझे पु ल देशपांडे ने सिखाया था, और वो गाना मैंने शुरू कर दिया। उसके टाइम क्या था, 4:45 बज गए थे, और मेरे पीछे सिंह बंधु गाने के लिए बैठने वाले थे। तो वो गाना मैंने शुरू करने के बाद सच कहता हूँ कि मेरा गाना इतना अच्छा हो गया वो, कि 10,000 लोग खड़ा होके मुझे तालियां बजाने लगे। क्या बात, क्या बात। और एंड वो मेरा पहला प्रोग्राम, पब्लिक प्रोग्राम इतना अच्छा हो गया, लोगों के सामने में चला गया। और दूसरे के बाद अण्णा भीमसेन जी बोले, माहौल बदल गया है सिंह जी, आप आज न गाइए कल गाइए। ऐसा ऐसा हो जाता है कभी कभी। ये होने के बाद मेरा वहाँ ही नाम हो गया ज़्यादा, कि महाराष्ट्र में प्रभाकर कारेकर सबको दिखने लगा थोड़ा सा। और जब जे लोगों को मैंने बताया था ना मेरा प्रोग्राम रखो, वो सब लोग उधर ही आके अरे तुम्हारा प्रोग्राम रखा है ये कहने लगे। कितना फर्क होता है, देखो ये है, ये फर्क होता है। जो मेरा ये में ये मैं देख के आया कि छोटा सा इधर उधर उधर करते इधर आके पड़ा। बाद में मैंने पीछे देखा नहीं, बहुत प्रोग्राम किया, इतने प्रोग्राम मैंने किया कि मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था। बिल्कुल सर। लेकिन आज अगर मैं कहूँ कि गूगल के वजह से आप मतलब एक तरह से ये भी कह सकता हूँ कि यू आर देयर फॉर पोस्टरिटी, तो आप उससे एग्री करेंगे उस बात से कि क्योंकि आज का टॉपिक भी है गुरु इन द एज ऑफ गूगल, तो आज जो हम यूट्यूब में जब देखते हैं आपका गाना, ये सब मुझे बातें, आप जो इन्फॉर्मेशन है मुझे, और राग भूपाली का जो भी थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, उसमें उसका स्वरूप देने में, उसके डिज़ाइन आइडिया में आपका जो योगदान है मेरे दिमाग के अंदर, इट हैज़ ऑल्सो कम फ्रॉम, आई हैव नॉट हर्ड यू सिंगिंग प्रिय पहा इन सवाई गंधर्व, बट टुडे आई कैन सी इट ऑन यूट्यूब। तो इसमें उनका योगदान आप थोड़ा मानेंगे, थोड़ा है? अभी उस टाइम का मेरा गला और अभी का टाइम, अभी 79 चालू है। क्या बात है सर, लग ही नहीं रहे हैं। वो चालू होने के बाद गला ऐसा चलता नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चलता है। प्रियपा गाने के लिए ताकत चाहिए। सब कहते थे, कभी भी सच बताऊं आपको, मैंने हर एक प्रोग्राम में प्रियपा मुझे छोड़ा ही नहीं। प्रियपा गाना होना ही चाहिए, बिगर मुझे उठने भी नहीं देते थे। नागपुर की बता रहा हूँ प्रोग्राम में 4 घंटा में अच्छा गाया, बहुत अच्छा प्रोग्राम गाया, क्लासिकल गाया, ये गाया, बहुत गा के मैंने कहा आज प्रियपा नहीं गाऊंगा। तो लोगों ने मुझे कहा, पंडित जी आप उठना नहीं, वो गाने के बगैर हम नहीं उठेंगे। तो वो मुझे गाना भैरवी होने के बाद भी वो मुझे प्रियपा गाना पड़ा। इतना उसकी पॉपुलरिटी बढ़ गया था कि वो गाने के बाद मेरा प्रोग्राम नागपुर का ख़त्म हो गया। 5 घंटा में उस गाया था वो दिन।
प्रियपा कम से कम आधा पौना घंटा गाने लगा वो दिन। ऐसा ही प्रियपा का ये है। बिल्कुल। The other aspect of Pandit ji is that if you watch any interview of his, which I did before when I was given this responsibility today, in none of the interviews you will find him actually talking as much about himself as he's now. He's only spoken about his education. And I remember मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है आपके साथ, जो ऑब्वियसली आपको पता नहीं होगा, कि जितेंद्र बुआ अभिषेकी के बाद आप यू लर्नड अंडर पंडित सी आर व्यास, और मेरे जो भाई है श्री राम परशुराम, वो भी पंडित सी आर व्यास जी के स्टूडेंट थे। एंड बाय दैट टाइम स्टूडेंट हैं। एट दैट टाइम ही वॉज ऑलरेडी अ लेजेंड, प्रभाकर कारेकर जी वॉज ऑलरेडी अ लेजेंड, बट एट द गुरु पूर्णिमा इन वाशी I have attended, where Sri Ram and all of Pandit C.R. Vyas ji students went. Prabhakar Karekar ji also came there and sang as a student and not as the legendary performer that he was. So in this conclave, when we talk about learning, it is not that when you become a teacher, you become, for him, he is to me a epitome of a person who learns. Even during the car when we came, he insisted that I travel with him from Dadar to the car. He was only talking about his gurus. So sir, Pandit C.R. Vyas ji के पास आपका जो गुरु के बारे में, गुरु, मैं अभिषेक के बाद पंडित C.R. व्यास जी के बाद सीखने लगा। क्यों गाना जो होता है ना, और सीखना पड़ता है। सीखे बगैर कुछ नहीं होता है, गुरु बगैर कुछ नहीं होता है। गुरु के सामने बैठ के जो करते हैं, हम गुरु पूर्ण में हर साल गाते थे और गुरु जी के पास एक राग सीखते थे एक साल में, एक साल तक। और आपका सिलेबस जो करिकुलम था, हाँ, स्कूल का जो आपके जो स्कूल का करिकुलम था, वो था एक राग एक साल में। एक साल में, प्लीज बी नोटेड। साल भर वो सीखने के बाद हम गुरु जी को वही राग सुनाते थे और उनसे पूछते थे कि ये राग कैसा हुआ, आप बताइए। जब गुरु जी कहते थे बेटा इसके ऊपर और भी तुमको रियाज करना है, हमेशा यही कहते थे। कभी नहीं ऐसा कि तुम्हारा राग बन गया, कभी नहीं बताया, और भी रियाज करो और भी सोचो। ऐसे गुरु जी हमको कहते थे। तब हमारी सोच शुरू हो गया। दूसरे दिन से वही राग लेके हम एक राग साल भर सीखते थे। दो बंदिशी, दो तीन ख्याल ऐसा करके सीखते थे। हमारे पास एक बंदिश का ख्याल दो तीन चार ख्याल है, गुरुजी ने सिखाया हुआ है। सर इसीलिए आज अगर आपकी गाना एक तरफ से मैं कह सकता हूँ कि ये टेक्स्ट बुक बन गया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस साधना में अगर पहला भी कदम रखना होगा, तो आप जैसे जो विद्वत जो है आपका, दैट हैज बिकम आवर टेक्स्ट बुक। एंड अनदर पॉइंट विच आफ्टर विच आई विल कंक्लूड is that he has been a learner all his life, but he also runs an institution, a trust called the Swara Prabha Trust, where he teaches. So the line between he teaches and he has a lot of esteemed artists coming and performing in that on his forum. So for me, when I read about this, and when we shared this with me, the line between a teacher and a learner actually kind of blurred. And that here is a person who's such a legendary performer, who defines, for me, he defines Natya Sangeet. Here is a person who has epitomized learning as a student, and he also simultaneously runs an institution which is teaching students. उसके बारे में स्वर प्रभा के बारे में। स्वर प्रभा ट्रस्ट मैंने मेरे गुरुजी के नाम से मैंने किया। उनके एक यादगार रहने के लिए हर साल उनके नाम से ये सम्मेलन में 2 दिन का करता हूँ, 3 दिन का, और अच्छे आर्टिस्ट को बुला के अच्छा संगीत रसिका को सुनने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। इसके साथ में नया आर्टिस्ट को भी उधर चांस देता हूँ कि उनको भी लोगों ने सुनना चाहिए। ये मेरा काम है और स्वर प्रभा का ट्रस्ट का काम यही है। इसमें हम कोई भी कुछ में दूसरा काम करते ही नहीं है, क्योंकि
अच्छे आर्टिस्ट, और सब मैं आपको बता रहा हूँ, सब आर्टिस्ट ने हमको बहुत अच्छा सपोर्ट दिया था, सब हिंदुस्तान के। क्यों नहीं करेंगे सर? हाँ, सब, शिवजी, हरिजी, भीमसेन जी, कुमार गंधर्व जी, राजन साजन, परवीन सुल्ताना जी, ये सब आर्टिस्ट ने हमको, किशोरी जी। स्वर प्रभा, किशोरी जी। किशोरी जी, हाँ। ये सब आर्टिस्ट ने हमको अच्छा सपोर्ट दिया, और ये स्वर प्रभा आज तक चालू है। क्या बात है! I think that is, it is a non-institution within an institution, and I would now like to ask if you have to. This is like an opportunity of a lifetime, and you are all the chosen ones here today. So please. Narayan, I don't know if this is appropriate, but can I ask you to narrate your experience with Guruji at Fine Arts? I think it's a very humbling and it's a very unusual experience. ये आपको भी शायद पता ना, it's not at Fine Arts, it was at Nehru Center, where it's a long story, I can make a film on that, but it was an episode wherein I was working with this organization, Spick McKay, that you see. I was a volunteer in that, and the concert scheduled was of a very, very great singer, but a maverick artist, so one never knew whether he would come or not come or whatever. So somewhere at around 6 o'clock in the evening was a concert scheduled, and the intimation came that the artist is not going to come. And I was like hired labor, a volunteer. So they said, we have now fixed Prabhakar Karekar ji, please go and get him. So I said, my God, how can you? For me, he was like, I should not say this, but somewhere else. He was in another galaxy. I said, how can he be a quote-unquote replacement? But even then I went there, and what shocked me almost, and even little angered me, was he agreed immediately. And then he came to the auditorium, आपने तनपुरा वगैरह वहाँ पे जोड़ा, नेहरू सेंटर के ग्रीन रूम में पीछे, और he was practicing, and तबले पे ओमकार गुलवाड़ी जी थे उस टाइम, और उन्होंने जब he was practicing there, and then suddenly we get a message that that artist has come. And he said, Arey, I was like fuming, I was probably around 21 or 22 at that time, so fuming was my nature. So but he said, no problem, मैं आपके लिए गाता हूँ. So there were 3 of us there, and he sang, and believe it or not, that very great artist was singing on the stage, but I was in the green room listening to him. So for me, he epitomizes an institution of music in itself. Yeah, I tried to tell him the story today. He had no recollection of it. That is his greatness. Anyway. सर काही थोडे 2 ओळी गाऊ शकाल का? प्रिय पहाच ना. आणि गाना, हाँ, ते असताना दुसरं एक विचारायचं होतं तुम्हाला. आप कह रहे थे कि 1 साल, हाँ, अच्छा, 1 वर्ष 1 राग शिकतात, तर आता शाळेमध्ये एका वर्गामध्ये 40 मिनिटाच्या किंवा 50 मिनिटाच्या वर्गात गाणं शिकू शकतात का मुलं? सुर लगाओ तुम्हारा. हाँ, तानपुरा चाहिए. प्रिय पहा रात्रीचा समय सरुने, रात्रीचा समय सरुने येत उषा काल हा. प्रिय पहा थंडगार वात सुटत, थंडगार वात सुटत, दीप तेज मंद होत, दीप तेज मंद होत, हृदय स्वच्छ करीत अरुण पसरी निज महा. प्रिय पहा, प्रिय पहा.
अभी गला नहीं चल रहा है, गला सच बताऊं, मैं आपको सच बताऊं, संगीत का रियाज करना बहुत तगड़ा होता है। ये रियाज हमेशा करना पड़ता है। हर एक दिन कुछ भी हो, सुबह उठ के तुम्हारा रियाज होना चाहिए, संगीत का सा लगाना चाहिए, तानपुरा बजना चाहिए। ये हमारा एक रीति रिवाज हो गया है, इसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। संगीत ये हमारा जीवन है और संगीत ये हमारा आत्मा है। ये संगीत के लिए हमेशा मैंने मेरी सब जिंदगी मैंने संगीत के लिए भेज दिया है। इसके लिए मैं आपसे सबसे प्रणाम करता हूँ। आप सबका आशीर्वाद रखिए, यही बात करता हूँ। Sir, on behalf of the audience, So I was just telling कारेकर जी, गूगल के ज़माने में गूगल कितना भी हम लोगों को जकड़ ले, गुरु का स्थान कभी कम नहीं होगा।